नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं तो शरीर में पाई जाने वाली रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो उन रोगाणुओं को नष्ट कर देती है और हम शॉर्ट टाइम में वापस ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे चारों ओर पर्यावरण में असंख्य रोग कारक रोगाणु, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, कृमि आदि बहुधा मात्रा में उपस्थित होते हैं एवं समय समय पर हमारे शरीर पर आक्रमण करते हैं। परंतु शरीर की बनावट, शरीर में इन रोगाणुओं को प्रतिरोध करने की बहुत बड़ी क्षमता होती है, जिसके कारण हम जल्द से इन रोगाणुओं से बच सकते हैं। तो यहाँ नाम आया प्रतिरक्षा, इम्यूनोलॉजी, अर्थात शरीर में रोगाणुओं से प्रतिरोध करने की जो क्षमता है उसे ही प्रतिरक्षा कहते हैं, अर्थात रोग प्रतिरोध क्षमता को ही प्रतिरक्षा कहते हैं। इसका अंग्रेजी पर्यायवाची इम्यूनोलॉजी है। तो हमारे शरीर में ये प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है वो बताने जा रहा हूँ। तो प्रतिरक्षा हमारे शरीर में 2 प्रकार की होती है। एक वह प्रतिरक्षा जो हमारे जन्म से ही आनुवंशिक रूप से माता पिता से मिलती है, अर्थात शरीर के द्वारा ही वो प्राप्त होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वाभाविक प्रतिरक्षा। स्वाभाविक प्रतिरक्षा जो जन्म से है, अर्थात इसका दूसरा नाम जन्मजात प्रतिरक्षा, या ये शरीर के साथ यही है, इसलिए ईश्वरीय देन है, तो इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल इम्यूनोलॉजी, प्राकृतिक प्रतिरक्षा। तो वह प्रतिरक्षा जो जीव के जन्म से ही शरीर के साथ आती है उसे स्वाभाविक अर्थात जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं। दूसरे नंबर है, यानी इसका दूसरा प्रकार, वह प्रतिरक्षा जो जन्म के पश्चात हम धारण करते हैं, अर्थात जब हमारा शरीर रोगाणुओं के संपर्क में आता है या कोई रोग कारक के अंश विशेष के संपर्क में आने से जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता उत्पन्न हो जाती है, उसका नाम है उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा वह प्रतिरक्षा जो जन्म के पश्चात पर्यावरण से अर्थात रोगाणुओं के संपर्क से हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, उसे उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। उपार्जित का अर्थ होता है अर्जित करना, धारण करना। तो भैया ये थी प्रतिरक्षा विधियों के प्रकार। तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो शरीर में होने वाली रोगाणु के उन्मूलन की क्रिया है, इसका अध्ययन विज्ञान के अंतर्गत किस शाखा में करते हैं? तो विज्ञान की एक शाखा है जीव विज्ञान की, जिसे हम कहते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनिटी और ये प्रतिरक्षा विज्ञान है, इसका नाम है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। इम्यूनो अर्थात प्रतिरक्षा, लोगोस टू स्टडी, यानी रोगाणु से प्रतिरोध करने की स्टडी। तो प्रतिरक्षा विज्ञान की परिभाषा ध्यान करें। शरीर में रोगाणु
शरीर में रोगाणु के उन्मूलन, रोगाणु के उन्मूलन हेतु होने वाली क्रियाओं एवं संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। देखिए, प्रतिरक्षा विज्ञान में आपको याद करना है तो दो ही तो शब्द है। एक तो शरीर में होने रोगाणु के उन्मूलन हेतु क्रियाएं, एक है रोगाणु को नष्ट करने वाली क्रियाएं, एवं दूसरा क्या है संबंधित तंत्र। तो इसको परिभाषा में ले लिया गया तो अब ये सरल हो गया कि शरीर में रोगाणु के उन्मूलन हेतु होने वाली क्रियाओं एवं संबंधित तंत्र के अध्ययन को प्रतिरक्षा विज्ञान कहते हैं। तो ये थी प्रतिरक्षा विज्ञान की परिभाषा। प्रतिरक्षा की परिभाषा इम्यूनिटी की मैंने बताई थी, रोगाणु से प्रतिरोध, रोगाणु से प्रतिरोध की क्षमता, यानी रोगाणु के उन्मूलन हेतु होने वाली जो क्रियाएं हैं शरीर में उन्हीं को ही प्रतिरक्षा कहते हैं। तो ये दो प्रकार है। ये अब जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा किस प्रकार से कार्य करती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधियों के बारे में मैं बताना जा रहा हूँ। स्वाभाविक प्रतिरक्षा किसी विशिष्ट रोगाणु के प्रति नहीं होती, बल्कि समस्त प्रकार के रोगाणुओं से प्रतिरोध करने की क्षमता है। तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा में निम्नलिखित कारकों को सम्मिलित किया गया है। नंबर 1, भौतिक अवरोध। भौतिक अवरोध भौतिक अवरोध हमारे शरीर में फिजिकली रूप से जो अंग पाए जाते हैं शरीर की बनावट में, वो रोगाणु का विरोध करते हैं। जैसे कि नंबर 1, त्वचा। आपने देखा है जब हम कभी गिर जाते हैं या चोट खा लेते हैं तो जहाँ से त्वचा छिल जाती है तो वहाँ पर असंख्य रोगाणु आकर के उसको सड़ा देते हैं, अर्थात पकाव कर देते हैं। परंतु जब तक त्वचा है तब तक रोगाणु शरीर के अंदर तक नहीं जाता। अर्थात ये त्वचा हमारे शरीर में समस्त प्रकार की रोगाणु का विरोध करती है और शरीर में जाने से रोकती है। अर्थात ये हमारे शरीर का एक प्रकार का क्या है, कवर है, तो नेचुरल है। त्वचा हमारे शरीर में एक ऑलराउंडर ऑर्गन्स के रूप में कार्य करती है, अर्थात इसको शरीर का हरफनमौला अंग भी कहते हैं। तो इसी प्रकार नाक में पाए जाने वाले नासारोम, कसाब और पक्षमाम ये ऐसे कारक है जो हमारे शरीर में भौतिक रूप से रोगाणु को जाने से रोकते हैं। तो नंबर 2 हो गया रासायनिक अवरोध। रासायनिक अवरोध यानी शरीर में जो रासायनिक पदार्थ बनते हैं वो ही शरीर में रोगाणु को नष्ट करने का कार्य करते हैं। जैसे नाक द्वारा सांस लेते हैं तो हवा के साथ असंख्य रोगाणु जाते हैं। तो नाक में पाए जाने वाली श्लेष्मा झिल्ली से स्रावित पदार्थ है वो रोगाणु को वहाँ पर रोकती है, नष्ट करती है। इसी प्रकार लार में पाए जाने वाला लाइसोजाइम एंजाइम
रोगाणु को नष्ट करता है। इसी प्रकार जब भोजन हमारे आमाशय में जाता है तो आमाशय में उत्पन्न जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो असंख्य रोगाणु को नष्ट करता है। तो रासायनिक अवरोध के रूप में लसिका, लसिका परव आदि पाए जाते हैं जो शरीर में रोगाणु को नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो तीसरा है कोशिका अवरोध। कोशिका अवरोध यानी शरीर के अंदर जब रोगाणु पहुंच जाते हैं तो रक्त में पाए जाने वाली श्वेत रुधिर कणिकाएं एवं कई ऊतकों की जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, रोगाणु को नष्ट करती है। जैसे शरीर में न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, प्लाज्मा कोशिकाएं हैं, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, यह CMI यानी सेल मीडिएट इम्यूनिटी कोशिका माधित प्रतिरक्षा, CMI का पूरा नाम है, के द्वारा रोगाणु को नष्ट करने का कार्य करती है। तो इसको हम कहते हैं कोशिका अवरोध। और चौथा जो प्रकार है शरीर में जो स्वाभाविक प्रतिरक्षा का है वो है जवर एवं सूजन। तो इसके बारे में आपको वैसे जानकारी है, जब हम रोगग्रस्त हो जाते हैं तो रोगाणु के प्रभाव का शरीर का तापमान बढ़ जाता है और हम कहते हैं बुखार हो गया। तो बुखार यानी क्यों हुआ, क्योंकि रोगाणु के मात्रा बढ़ने के कारण शरीर उनका प्रतिरोध करता है, जिस कारण शरीर में टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस टेम्परेचर यानी तापमान में रोगाणु के जो परिवर्धन की क्षमता है यानी रोगाणु के जनन की क्षमता है, रोगाणु के बढ़ने की क्षमता है, उसको कम कर देता है तापमान। और धीरे धीरे बुखार जब तेज होकर के वापस ठीक होता है तो असंख्य रोगाणु को नष्ट कर देता है। इस प्रकार से जवर भी हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से एक प्रतिरक्षा का कार्य करता है। एवं सूजन, जब हमें चोट लग जाती है तो जहाँ पर चोट लगी है वहाँ के आसपास की कोशिकाएं मृत हो जाती है, इसलिए जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं वो माइटोसिस विभाजन यानी समसूत्री विभाजन द्वारा असंख्य कोशिकाओं का निर्माण करता है, जिसके कारण सूजन आ जाती है। ये सूजन की जो कोशिकाएं उसमें नए संश्लेषित पदार्थ होते हैं जिनमें रोगाणु को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है, इसलिए सूजन आ जाती है। लेकिन सूजन के आसपास जो भी मृत कोशिकाएं जो रोगाणु हैं उनको धीरे धीरे वो नष्ट कर देती है और धीरे धीरे सूजन ठीक हो जाती है। इसी प्रकार हमने बोला ये स्वाभाविक प्रतिरक्षा का एक प्रकार है। इस प्रकार मैंने बोला स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के अंतर्गत भौतिक अवरोध, रासायनिक अवरोध, कोशिका अवरोध और जवर एवं सूजन आते हैं। अब दूसरा है अपना उपार्जित प्रतिरक्षा यानी सेकंड है उपार्जित प्रतिरक्षा। ये बहुत शानदार है, थोड़ा ध्यान से समझें। यानी ये हमारे शरीर में पहले से तो मौजूद नहीं होती है, परंतु जब शरीर रोगाणु के संपर्क में आता है पहली बार, तब उस रोगाणु को नष्ट करने के लिए शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है, यानी उपार्जित प्रतिरक्षा। उपार्जित प्रतिरक्षा यानी रोगाणु के संपर्क में आने के बाद में अर्जित की हुई प्रतिरक्षा को उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। इसके दो टाइप्स है, सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा और दूसरी है निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। तो ये हो गई सेकंड और ये हो गई फर्स्ट। उपार्जित प्रतिरक्षा फर्स्ट भाग है सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। देखिए भैया, इसके अंतर्गत जब रोगाणु शरीर में आ जाते हैं
तो शरीर की WBC विशेष प्रकार के प्रतिरक्षियों का निर्माण करते हैं। ये प्रतिरक्षी रोगाणु को नष्ट कर देते हैं और भविष्य के लिए शरीर में बने रहते हैं। और इन फ्यूचर वैसे रोगाणु को जिसके द्वारा प्रोटीन बनी है वो आएंगे तो उसका प्रतिरोध करने की उसमें क्षमता आ जाती है और हम उन रोगाणु से ग्रसित नहीं होते, रोगों से ग्रसित नहीं हो सकते हैं। इसी प्रक्रिया के आधार पर ही वैक्सीन अर्थात टीकों का निर्माण हुआ है। टीकों में किसी रोग विशेष के मृत या कम क्रियाशील या उसके उत्पाद को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, जिसके कारण शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है और उस रोग विशेष के रोगाणु को नष्ट करने की शरीर में क्षमता आ जाती है। उसे कहते हैं सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। अर्थात इसमें शरीर स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है, परंतु यह जो प्रतिरक्षा है ये धीमे कार्य करती है और धीरे धीरे रोगाणु को नष्ट करती है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा इसके अंतर्गत किसी रोग विशेष के रोगाणु जो बने बनाए होते हैं उनको शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। अर्थात जो एंटीबॉडी है बाहर से, तो एंटीबायोटिक औषधि आती है ना, वो इसी का प्रकार है जिसके माध्यम से शरीर में प्रवेश करवा देते हैं। तो बने बनाए जो एंटीबॉडी है वो शरीर में रोगाणु को तुरंत नष्ट करती है, तो तुरंत मतलब इसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है और शरीर जल्द ठीक हो जाता है। तो जब उपार्जित प्रतिरक्षा से ये जो है उससे ठीक नहीं होता तो हम निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा का उपयोग करते हैं, जिसमें शरीर स्वयं तो एंटीबॉडी का निर्माण नहीं करता बल्कि बने बनाए प्रतिरक्षियों का हम शरीर में इंजेक्ट करवा देते हैं अर्थात प्रवेश करवा देते हैं, जिसके कारण रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। परंतु ये क्रिया तीव्र गति की है, यानी बहुत जल्द कार्य करती है। जैसे इसके उदाहरण है, जैसे टीके आते हैं, टिटनस का टीका, टिटेनस का टीका, डीपीटी आदि के जो टीके हैं वो हमारे शरीर में इसके जो एंटीबॉडीज प्रवेश करवाती है और निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से प्रतिरक्षा विधियाँ दो प्रकार की थी जिसको मैंने अभी आपको बताया। अब हमें बात करेंगे कि एंटीजन क्या होते हैं और एंटीबॉडी क्या होते हैं। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में हम बात अभी करने वाले हैं। तो एंटीजन का हिंदी अर्थ है प्रतिजन। क्या? प्रतिजन। जैसे कि आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि हमारे रक्त में दो प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। उसी के आधार पर रक्त का वर्गीकरण किया जाता है, जो कि हम अगले बिंदु में पढ़ेंगे रक्त समूह वाले में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिजन की। एंटीजन, व्हाट इज एंटीजन? प्रतिजन क्या है? ध्यान करें, वे सभी कारक जो शरीर में प्रतिरक्षी निर्माण को प्रेरित करते हैं उन्हें प्रतिजन कहते हैं। अर्थात प्रतिजन निर्माण को प्रेरित करने वाले कारक प्रतिजन कहलाते हैं। प्रतिजन किसको प्रेरित करते हैं शरीर में? प्रतिरक्षियों के निर्माण को। अब हो सकता है ये हमारे शरीर के अंतर्गत अंतर्निहित प्रतिजन हो, अंतर्निहित प्रतिजन जो कि ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, यानी आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली पर पाए जाते हैं। और दूसरे है बाहरी रोगाणु। बाहरी रोगाणु जो कि बाहरी रोगाणु जो कि शरीर में आते हैं, तो शरीर में आने से एंटीबॉडी का निर्माण होता है, तो इसे कहते हैं बाहरी। अर्थात ये दोनों ही ऐसे कारक हैं जो क्या करते हैं? प्रतिरक्षी निर्माण को प्रेरित करते हैं। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रतिजन तो वास्तव में कितने बड़े होते हैं। तो एक प्रतिजन की लगभग
6000 डाल्टन द्रव्यमान होता है। डाल्टन DA से लिखा जाता है डाल्टन। 6000 डाल्टन क्या होता है? प्रतिजन का, एंटीजन का द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का होता है। अगला पॉइंट है कि ये प्रतिजन बने किस चीज के होते हैं, यानी उसका रासायनिक संगठन क्या है। तो प्रतिजन का रासायनिक संगठन, तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि रोगाणु किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ के बने हो सकते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड है, या शर्करा है, पॉलीपेप्टाइड है, या प्रोटीन के बने हो सकते हैं, या जो अन्य जो हमारे जो भोजन के भाग है उन्हीं के हो सकते हैं, या कोई धातु वगैरह हो सकते हैं जो कि शरीर में प्रवेश करता है। तो इसमें सभी प्रकार की चीज़ें आ जाएगी, प्रोटीन, वसा, लिपिड, ये सभी प्रकार इसके रासायनिक संगठन में पाए जाते हैं। तो ये प्रतिजन में अंतर्निहित बाह्य प्रतिजन ये बताया था। अब जो प्रतिजन शरीर में जाता है तो जाते ही प्रतिरक्षी से इसका मुकाबला होता है। तो प्रतिरक्षी और प्रतिजन आपस में क्रिया करते हैं, जिसके कारण रोगाणु को नष्ट कर दिया जाता है। तो शरीर में प्रतिरक्षी निर्माण प्रतिजन के कारण हुआ और वो प्रतिजन को ही नष्ट करता है। परंतु जब इसकी मात्रा अधिक होती है किसकी, एंटीजन की, तो प्रतिजन को क्या करते हैं, हानि पहुंचा देते हैं, यानी प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाओं में प्रतिजन नष्ट कर दिए जाते हैं। तो जब प्रतिजन किसी प्रतिरक्षी से जुड़ता है तो संपूर्ण अणु के रूप में नहीं जुड़ता, बल्कि उसके कुछ विशेष भाग ही प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या, प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं उन्हें प्रतिजन निर्धारक कहते हैं, प्रतिजन निर्धारक कहते हैं, अर्थात एपिटोप। एपिटोप, एपिटोप क्या है, यानी प्रतिजनी निर्धारक। प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से जुड़ता है उसे एपिटोप कहते हैं। एक जो एपिटोप है, ये जो शरीर में प्रतिजन के साथ होते हैं, इनकी प्रतिजन की संयोग करने की क्षमता, संयोजकता लगभग 100 से अधिक होती है। 100 संयोजकताएं पाई जाती है किसकी, एपिटोप की संयोजकता। मेरे कहने का मतलब है एक जो एपिटोप है वो 4 से 7 एमिनो अम्ल के बने होते हैं। तो अब यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रतिजन किसे कहते हैं, प्रतिजन कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो द्रव्यमान मैंने बताया, आणविक द्रव्यमान कितना, 6000 डाल्टन होता है। रासायनिक संगठन क्या होता है, ये रासायनिक संगठन रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फॉस्फोलिपिड, ये पॉलीपेप्टाइड आदि के बने होते हैं। एपिटोप गैप अर्थात प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से जुड़ता है एपिटोप कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मतलब इसकी लाइन है, व्हाट इज एपिटोप। तो अब एपिटोप की संयोजकता यानी प्रतिजन की संयोजकता 100 से अधिक होती है। इस प्रकार से हमने ये बात अभी किसके बारे में, प्रतिरक्षी प्रतिजन के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं प्रतिरक्षी। तो पहला था प्रतिजन, अब है प्रतिरक्षी। देखिए प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी यानी प्रतिजन की प्रेरणा से बने पदार्थ एंटीबॉडी है। अर्थात एंटीबॉडी वास्तव में क्या है, एंटीबॉडी किसे, एंटीबॉडी विशेष प्रकार से इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। यानी ये एक प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन। नो ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं। इसलिए
प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन यानी IG से भी लिखा जाता है। तो ये विशेष प्रकार से गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। तो अब हम कह रहे हैं कि प्रतिरक्षी जहाँ पर प्रतिजन किसी भी प्रकार रासायनिक संगठन रखता है, लेकिन ये विशेष प्रकार के इसके होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो गामा, ये गामा अक्षर है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। अब प्रतिरक्षी भी प्रतिजन से जुड़ता है, तो प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है उसको हम कहते हैं पेराटोप। क्या कहते हैं? पेराटोप। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेराटोप। यानी अभी मैंने बात की थी पिछले में कि एपिटोप क्या था, वो तो प्रतिजन का भाग था। ये प्रतिरक्षी का वह भाग जो किसे प्रतिजन से जुड़ता है वो पेराटोप कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा प्रतिजन व प्रतिरक्षी। अब किसी सक्रिय प्रतिरक्षा में प्रतिजन प्रतिरक्षी अर्थात विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन प्रतिरक्षी किस प्रकार से क्रिया करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रतिजन प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया के बारे में हम बात करेंगे कि किसी विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन प्रतिरक्षी किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरक्षा में विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन विनाश की क्रियाविधि एकदम मतलब 4 पॉइंटों के अंतर्गत बताया गया है, शानदार है। समझिए, सबसे पहले हमारे शरीर में क्या होता है, जो प्रतिजन आते हैं तो शरीर को अंतर्निहित और बाह्य प्रतिजनों में विभेद करना आता है। तो सबसे पहला पॉइंट है विशिष्ट प्रतिरक्षा में प्रतिजन विनाश में के शरीर के अंतर्निहित व बाह्य प्रतिजन में विभेद करना। तो पहला पॉइंट था अंतर्निहित व बाह्य प्रतिजन में विभेद करना। तो दूसरा पॉइंट है, जब विभेद हो गया तो बी लसिका कोशिका द्वारा प्लाज्मा कोशिका का निर्माण करना, यानी बी लिम्फोसाइट। अब आप समझ नहीं रहे हो कि बी लिम्फोसाइट क्या है। बी लिम्फोसाइट हमारे ब्लड में पाए जाने वाली ही जो बोन मेरो से बनी कोशिकाएं होती हैं उसे बी लिम्फोसाइट कहते हैं। बोन, BONE, बोन से, यानी अस्थि मज्जा से बनी जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। इसी प्रकार थाइमस ग्रंथि से बनी टी लिम्फोसाइट होती है, उसे हेल्पर कोशिका भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, प्लाज्मा कोशिका का निर्माण करती है। किसका? प्लाज्मा कोशिका। अब प्लाज्मा कोशिका किसका निर्माण करेगी? प्लाज्मा कोशिका किसका निर्माण करेगी? तीसरा पॉइंट है, प्लाज्मा कोशिका द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण करना। ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। तो मैंने बताया था सबसे पहले विशिष्ट प्रतिरक्षा में अंतर्निहित और बाह्य प्रतिजनों का में क्या विभेद करना। विभेद होने के बाद बी लिम्फोसाइट द्वारा प्लाज्मा कोशिका का निर्माण करना, और प्लाज्मा कोशिका के निर्माण के बाद में प्लाज्मा कोशिका क्या करती है? एंटीबॉडी का निर्माण करती है। अब एंटीबॉडी एंटीजन परस्पर क्रिया द्वारा प्रतिजन का विनाश होता है। यदि ऐसे नहीं होता है तो CMI, सेल मेडिएट इम्यूनिटी, कोशिका बाधित प्रतिरक्षा द्वारा प्रतिजनों का विनाश कर दिया तथा इस प्रकार से हम क्या हो जाते हैं? स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये था
प्रतिजन व प्रतिरक्षी। तो इस प्रकार से हम आगे बात करेंगे अभी कि स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी की संरचना कैसी होती है। प्रश्न है नंबर 1, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा विधियां कितने प्रकार की होती है, ठीक है, स्वाभाविक प्रतिरक्षा में कौन कौन से भाग आते हैं, और भौतिक अवरोध क्या है, CMI का पूरा नाम क्या है, उपार्जित प्रतिरक्षा किसे कहती है, कितने प्रकार की होती है। तो निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा उदाहरण दीजिए, ऐसे हम आपसे पूछ सकते हैं, यानी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके आगे अभी मैंने पढ़ा था एंटीबॉडी, एंटीजन, तो इनकी परिभाषाएं, उनके रासायनिक संगठन और एपिटोप, पैराटोप आदि की परिभाषाएं हम आपसे पूछ सकते हैं। इस प्रकार से आप इसका नोट्स तैयार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।